हेलो एवरीवन। अभी थोड़े टाइम पहले एसएससी सीजीएल 2021 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है एंड उसमें जो टेंटेटिव शेड्यूल है प्रीलिम्स के एग्जाम का वो है अप्रैल 2022 में। लेकिन जैसा आपको पता ही है कि अभी जो कोविड का आउटब्रेक चल रहा है फिलहाल जो बढ़ रहा है, मतलब उसकी वजह से क्या है, लॉकडाउन लगने के पूरे चांसेस है फिर से। तो जिसकी वजह से ये एग्जाम पोस्टपोन होने के भी बहुत चांसेस हैं, यानी कि एग्जाम जो है वो 2 से 3 महीना और पोस्टपोन हो सकता है। तो अगर आप अभी से भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तब भी आपके पास अराउंड 5 से 6 महीने का टाइम है। एंड बिलीव मी, 5 से 6 महीने का टाइम तो आपको चाहिए ही चाहिए इस एग्जाम को अच्छे मार्क्स से निकालने के लिए। ठीक है, आप कट ऑफ तो आप क्लियर कर लेंगे लेकिन आपको अच्छा स्कोर भी चाहिए। और सपोज एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता है तब भी आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम है, जो कि गुड इनफ टाइम है जिसमें आप ठीक ठाक स्कोर तो अचीव कर ही लेंगे। ठीक है, तो अब जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं उससे पहले मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आपने इनको फॉलो नहीं करा तो जो भी आपको स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट है कंसीडर दिस एज योर ओनली अटेम्प्ट, यानी कि आपको इस अटेम्प्ट को अपना आखिरी अटेम्प्ट मान के चलना है, भले ही आपका ये पहला अटेम्प्ट हो। आपको ये नहीं सोचना कि यार मेरा पहला ही अटेम्प्ट है, दूसरे या तीसरे में तो मैं कर ही लूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसएससी का जो आजकल प्रोसीजर है वो 2 से 3 साल आराम से जा रहा है। यानी कि अगर आप आज प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो 2 से 3 साल आपको लगेंगे ज्वाइनिंग तक। ठीक है, तो आपको ये तो नहीं सोचना है कि भाई ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट है, आपको ये सोच के चलना है आखिरी अटेम्प्ट है, इसी में मुझे अपना 120% देना है, 100% से ज्यादा देना है। ठीक है, अगर आपका माइंडसेट ये रहेगा तभी आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तभी आप इसको क्रैक कर पाएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिनिमल यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। देखिए आज के टाइम में क्या है, मोबाइल फोन जो है वो डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण बन गया है। देखिए आपको ऑनलाइन एजुकेशन वीडियोस वगैरह देखनी होती है, लेकिन उसके अलावा उसमें 10 तरीके की डिस्ट्रैक्शन होती हैं जिनसे आपका माइंड पढ़ाई के बजाय कहीं और डाइवर्ट हो जाता है, विच इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। तो आपको क्या करना है, जो भी आप सोशल मीडिया एप्स वगैरह यूज कर रहे हैं ट्राई कीजिए कि आप उसको डीएक्टिवेट ही कर लीजिए। और अगर आप डीएक्टिवेट नहीं भी करते हैं तो आपको एटलीस्ट उनकी नोटिफिकेशन ऑफ करनी है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे आप इसका यूज बिल्कुल ना करें। ठीक है, एक आध इंपॉर्टेंट ऐप्स जैसे कि टेलीग्राम वगैरह आप रख सकते हैं, पढ़ाई रिलेटेड कंटेंट्स आता है क्योंकि उसमें, तो बाकी सब चीजें आप हटा सकते हैं इजीली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लर्न टू से नो टू पीपल, यानी कि लोगों को मना करना आपको आना चाहिए। हो सकता है आपके फ्रेंड्स या फैमिली वाले आपसे बोले कि चल बाहर घूमने चलते हैं, पार्टी करने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं। ठीक है, नॉर्मली फ्रेंड्स ही बोलेंगे, तो आपको उनको मना करना आना चाहिए। यार भाई ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, इस टाइम पे मेरी प्रायोरिटी ये है, मुझे एग्जाम निकालना है इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ, बाकी सारी चीजें वेट कर सकती हैं, एग्जाम क्रैक करने के बाद आप बिल्कुल बेशक जाइएगा। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे ये कोई टाइम नहीं है, आपको पूरा फोकस करना है अपनी पढ़ाई पे। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है किसी भी चीज को आगे के लिए टालना। सपोज आपको पता है कि मैंने ये काम आज नहीं किया, मान लीजिए आपको वोकैब करनी थी, आपने वोकैब आज नहीं करी, आप बोलोगे छोड़ यार कल कर लेता हूं, परसों कर लूंगा, देखा जाएगा। ठीक है, ये देखा जाएगा इज वेरी खतरनाक। तो आपको क्या करना है, अगर आपको पता है कि आपने वो चीज नहीं करी तो तुरंत आप उस चीज को कीजिए। और मैं ये केवल पढ़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई भी चीज है पढ़ाई के अलावा भी, अगर आपको पता है आपको ये करनी थी तो आपको उसी टाइम पे कर लेना है, क्योंकि वो अगर एक बार छूट गया तो वो छूटा ही रह जाता है। आपको पता ही होगा बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटेन अ हेल्दी रूटीन। देखिए क्या होता है, एसएससी का एग्जाम जो है वो काफी पेशेंस टेस्ट करता है सबकी। तो लोग क्या होता है 1-1.5 साल करके 2 साल करके उनको पता है कि यार कुछ फायदा नहीं हो रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है आगे, तो वो छोड़ देते हैं बीच में ही। ठीक है, तो आपको मेंटली फिट रहना पड़ेगा, एंड मेंटली फिट रहने के लिए आपको फिजिकली फिट रहना जरूरी है, क्योंकि मेंटली फिट होने का रास्ता फिजिकली फिट होने से ही होता है। यानी कि आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा। आप फिजिकली फिट रहने के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक है, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं एंड मेडिटेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट मेडिटेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको मेडिटेशन तो करना ही करना है 10 मिनट। इसका फायदा कब होता है, देखिए मेडिटेशन से बेसिकली क्या होता है, आपका माइंड पीसफुल रहता है। मान लीजिए एग्जाम में आप बैठे, प्रीलिम्स के एग्जाम में आप बैठे हैं, आपके पास 10 मिनट का टाइम है और आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप मेंटली फिट नहीं है, मतलब आपका माइंड पीसफुल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन तो छोड़ ही दीजिए, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करने जाएंगे तो 3-4 आपके गलत हो जाएंगे हड़बड़ी में, आखिरी में ये होता ही होता है। तो अगर आप पीसफुल हैं, आपका माइंड शांत है, तो आप 10 ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन 10 के 10 सही होंगे। ठीक है, तो मेडिटेशन यार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है अरेंज थिंग्स प्रॉपर्ली वेयर एवर यू आर स्टडिंग, यानी कि जहां भी आप पढ़ रहे हैं अपना एम्बियंस को आप क्लीन रखिए, एकदम बुक्स वगैरह प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए, बाकी सामान बिखरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि उससे हमारा पढ़ाई में फोकस नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अपना एम्बियंस को क्लीन रखिएगा, उससे आपका माइंड एकदम कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा और आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। ठीक है, एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वॉच द एजुकेशन वीडियोज इन 1x स्पीड। देखिए ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लोग क्या करते हैं ज्यादातर 1.5x या 2x की स्पीड में, यानी बढ़ा के उसको देखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उसकी ओरिजिनल स्पीड में ही देखना है। ठीक है,
और खास करके अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको इसको ओरिजिनल स्पीड में देखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है किसी भी चीज को हम जितना आराम से समझेंगे वो हमको अच्छे से समझ में आएगा और लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में रहेगा। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे कभी भी 1.5 या 2x स्पीड में देखने की आदत नहीं थी, खास करके जब मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये सारे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आपको समझना ही होगा, तभी आपको स्ट्रैटेजी समझने का फायदा होगा। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं कि क्या आखिर एग्जाम पैटर्न रहता है इसका, और उसके आगे हम सिलेबस एंड स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। देखिए, एसएससी सीजीएल के एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो बेसिकली इसमें 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं: रीजनिंग, जनरल स्टडीज, क्वांट यानी कि मैथ्स और इंग्लिश। अब देखिए, टीयर 1 की बात करूं तो चारों सब्जेक्ट्स कैरी करते हैं 50 मार्क्स ईच, तो टोटल पेपर आपका हो जाता है 200 मार्क्स का। वहीं टीयर 2 की बात करूं तो टीयर 2 में केवल मैथ्स और इंग्लिश का सेक्शन होता है, जो कि कैरी करते हैं 200 मार्क्स ईच। तो यानी कि आपका जो टोटल पेपर बनता है वो बनता है 600 मार्क्स का, जिसमें से रीजनिंग और जनरल स्टडीज कैरी करते हैं 50 मार्क्स ईच ओनली, जबकि मैथ्स और इंग्लिश दोनों कैरी करते हैं 250 मार्क्स ईच। यानी कि केवल मैथ्स और इंग्लिश में ही अगर आप देख लें तो टोटल 500 मार्क्स का आपका पेपर बन जाता है आउट ऑफ 600। तो आपको इन दोनों पार्ट को काफी अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ठीक है, और इन दोनों सब्जेक्ट्स में से एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को तो आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लेना है कि अगर कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपको आता हो। ठीक है, और देखिए, अगर आपकी मैथ्स स्ट्रांग होगी तो आपकी रीजनिंग ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि एक फैक्ट है, अगर आपकी मैथ्स स्ट्रांग है तो रीजनिंग आपकी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। बट अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रांग है तो मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट इसके सिलेबस और उसकी स्ट्रैटेजी वगैरह को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आखिर क्या सिलेबस है, क्या क्या चीजें इससे पूछी जाती हैं। तो इसमें पूछा जाता है एनालॉजी, सिलोजिज्म, क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डाइस, साइन चेंज, मिसिंग एंड फाइंडिंग फिगर्स, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, मिरर या वाटर इमेज, डिक्शनरी, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम। देखिए, ये सारे जो टॉपिक्स है ये तो काफी आसान टॉपिक्स होते हैं और इनमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत होती नहीं है। लेकिन इनके अलावा कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनमें आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है। ये टॉपिक्स होते हैं मिसिंग टर्म्स, ऑड वन आउट एंड काउंटिंग फिगर्स। देखिए, ये टॉपिक्स ही जो होते हैं जनरली यही एग्जाम में हम नहीं कर पाते हैं, हमसे गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। तो ये तो रहा पूरा आपका सिलेबस रीजनिंग का। अब आपको रीजनिंग पढ़ना कहाँ से है। देखिए, रीजनिंग जो है सबसे आसान सब्जेक्ट्स में से एक माना जाता है और इसमें आपको बिल्कुल भी मनी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में अवेलेबल है, आप सर्च कीजिए, जिसका भी अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है आप उससे पढ़ने का देखिए। और इसमें आपको रोज 1 घंटा ही इन्वेस्ट करना है। और इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर सकते हैं किरण पब्लिकेशन की बुक। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई बुक लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज की। तो इसके सिलेबस की बात करी जाए तो इसमें है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके अलावा करंट अफेयर्स जो कि लास्ट 4 to 5 मंथ्स के ही करने चाहिए, एंड स्टैटिक जीके आ जाता है जिसमें पूछा जाता है इंपॉर्टेंट डेज, प्लेसेस, थिंग्स, डांस एटसेट्रा। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड जीके एंड कंप्यूटर एंड आईटी से भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो देखा जाए तो जीएस के अंदर सबसे ज्यादा सिलेबस है, सबसे ज्यादा हमको जीएस के लिए ही पढ़ना पड़ता है एंड कैरी करता है केवल 50 मार्क्स। तो आपको काफी स्मार्टली चीजों को पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम है आप तभी इन सब चीजों को पढ़े, और नहीं तो आप एक आध चीज को छोड़ भी सकते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि हो सकता है ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन ही ना पूछ लिया जाए और हम पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको काफी स्मार्टली पढ़ना है। देखिए, अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट जीके की बुक आप फॉलो कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बुक है, इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं। और अगर आपको पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, आप वीडियोस के थ्रू करना चाहते हैं, तो यूट्यूब में भी इसका कंटेंट अवेलेबल है। नहीं तो अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं वहां से भी कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड यही रहेगा कि आप यूट्यूब के थ्रू कर लीजिए, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है आज के टाइम पे। ठीक है, और अगर आप चाहें तो कोई एक टॉपिक छोड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने टाइम पे इकोनॉमिक्स को छोड़ दिया था। हल्की फुल्की मुझे नॉलेज थी एंड मेरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ गया था तो वो मैंने आसानी से कर लिया था, कोई ज्यादा दिक्कत हुई नहीं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इनमें से आपको जो चीज पढ़नी ही पढ़नी है वो है करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके। देखिए, स्टैटिक जीके में पूछने को वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्टैटिक जीके है वो हमको पता होनी चाहिए। उसके लिए जो मैंने आपको ऑलरेडी बुक बताई रखी है उससे आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए, करंट अफेयर्स की बात करें तो इसको आपको 4 से 5 महीने का ही कंप्लीट करना है, जिस दिन एग्जाम है उससे पहले के। ठीक है, इसके लिए बेस्ट तो यही रहेगा कि आप यूट्यूब में फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं जहां से आप वीकली या मंथली बेसिस पे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहेगा कि आप वीकली बेसिस पे करें, क्योंकि क्या होता है डेली करने से क्या होता है बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो हम पढ़ नहीं पाते। मंथली में क्या होता है कभी कभार बहुत सारे मिस हो जाते हैं,
तो बेटर यही रहेगा कि आप वीकली बेसिस पे इसको कंप्लीट करें। लेकिन एक और चीज है कि करंट अफेयर्स को इस वक्त आप ना ही पढ़े तो बेटर है, क्योंकि अभी हमको पता ही नहीं है कि एग्जाम कब है। हो सकता है ये काफी आगे पोस्टपोन हो जाए, तो हमको जिस दिन एग्जाम होगा हमको 1 महीने पहले तो पता लग ही जाएगा एग्जाम है, तो तब आपको करंट अफेयर्स स्टार्ट करना है एंड तब वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे जैसा आपको सही लगता है आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आराम से 4 से 5 महीने का आप कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में से अगर आप करना चाहे तो सब कर लीजिए, अगर आपके पास टाइम है। नहीं तो आप 2 या 3 टॉपिक तो करके जाइएगा और अच्छे से करके जाइएगा। ठीक, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आप आराम से कर लेंगे। उसमें भी अगर आपका बायोलॉजी था तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए होता क्या, जनरली मैथ्स जिसका होता है उसको बायोलॉजी में प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या कीजिए, बायोलॉजी के क्रैश कोर्सेज अवेलेबल होते हैं यूट्यूब में, आप मेन टॉपिक्स पढ़ लीजिए, जैसे कि डिजीज वगैरह, विटामिन वगैरह, ठीक है, एंड कुछ एक इंपॉर्टेंट वो होते हैं एनिमल किंगडम वगैरह, ठीक है। मतलब कुछ एक सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जो आपको पढ़ने जरूरी हैं। नॉर्मली क्वेश्चन उन्हीं में से फंस जाता है। ठीक, अब ये तो हो गया पढ़ना। अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं किरण पब्लिकेशन की बुक अगेन, या फिर राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन की भी बुक आती है। आप कोई सी भी बुक यूज कर सकते हैं जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं। देखिए एक और चीज शायद आपके दिमाग में चल रही होगी कि आखिर हमको कितना घंटे रोज पढ़ना चाहिए, कितना घंटे किस सब्जेक्ट को देना चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक आइडियल टाइम टेबल मैंने बना रखा है। आगे मैं आपको बताता हूं कि आखिर कितना टाइम आपको किस सब्जेक्ट के लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो पहले हम अगले सब्जेक्ट में बढ़ते हैं जो कि है मैथ्स। तो मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो इसमें बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, अर्थमेटिक मैथ्स एंड एडवांस मैथ्स। अर्थमेटिक मैथ्स की बात करें तो इसके अंदर टॉपिक्स आते हैं एवरेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, CI एंड SI, LCM एंड HCF, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम एंड मिसलेनियस। वहीं एडवांस मैथ्स की बात करें तो इसके अंदर टॉपिक्स आते हैं ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, DI, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, हाइट एंड डिस्टेंस एंड मिसलेनियस। मैथ्स के लिए तो मैं यही कहूंगा कि आपको इसके लिए क्लासेस लेनी जरूरी है। आप अगर खुद से पढ़ना चाहेंगे बुक्स के थ्रू तो हो सकता है कि आप वो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह अप्लाई ही ना कर पाए, क्योंकि बुक्स वगैरह में कम दी होती हैं, ठीक है। तो वो ट्रिक्स आप अप्लाई ना कर पाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए CGL का एग्जाम निकालने के लिए आपको मैथ्स आना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह आना जरूरी है, जिनसे कि आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो एक गिवन टाइम के अंदर फटाफट कर ले। देखिए जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे, करने को आप सब कर लेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन आपका अप्रोच शायद सही ना हो। तो वो अप्रोच समझने के लिए आपको क्लासेस करनी जरूरी है। आप चाहे तो कोर्स ले सकते हैं या फिर यूट्यूब में भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जो आपको बेटर लगता है वो कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि इसको आप क्लासेस के थ्रू ही पूरा करें, ठीक है। बुक्स वगैरह में भी शॉर्ट अप्रोच दी होती है, लेकिन क्या होता है कि उसको दिमाग में बैठने में टाइम लग जाता है। अब हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम ही है, 5 से 6 महीने का टाइम है, तो उसमें हमको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी, ठीक है। वही बात करें तो इसको आपको कैसे करना है। देखिए सपोज आपकी 2 घंटे की क्लास हो गई, उसके बाद जब आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाने हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के लिए आप कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं? आप फॉलो कर सकते हैं किरण पब्लिकेशन की बुक या फिर राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन की बुक, ठीक है। इसके अलावा और भी बुक्स होती हैं प्रीवियस ईयर, आप कोई सी भी बुक यूज कर सकते हैं, बट यही दोनों बुक जो है मोस्ट ट्रस्टवर्दी हैं, इसलिए लोग इन्हीं को यूज करते हैं, ठीक है। मैंने इसमें किरण पब्लिकेशन की यूज की थी, आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं। देखिए इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, किरण पब्लिकेशन की बुक जो है इसमें जो क्वेश्चंस दिए होंगे वो एक टाइप वाइज फॉर्मेट में दिए होंगे, ठीक है। एक टाइप के क्वेश्चन एक जगह होंगे, इस तरीके से दिए होंगे। वही राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक मिक्स्ड फॉर्म में होते हैं, तो आपको जो सही लगता है वो बुक फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें आपको कैलकुलेशन में भी काफी ध्यान देना है। कैलकुलेशन स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स कहाँ अप्लाई करनी है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यही सब छोटी मोटी चीजें होती है जिनसे आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो नेक्स्ट आता है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। अब इंग्लिश की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, ग्रामर, वोकैब एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो ग्रामर की बात करें, इसके अंदर आपसे पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग, एक्टिव पैसिव, सेंटेंस करेक्शन एंड पैराजंबल। वही वोकैब पार्ट की बात करें तो इसके अंदर होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड स्पेलिंग एरर्स। वही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो इसके अंदर एक केवल क्लोज टेस्ट पूछा जाता है जो कि 5 मार्क्स का होता है। तो बेसिकली ये चीजें जो होती हैं वो टीयर 1 में पूछी जाती है, टीयर 2 में कुछ एक चीजें अलग अलग होती हैं। अब जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट है वो टीयर 2 में जो होता है वो 75 मार्क्स का कैरी करता है, तो उसके लिए आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ज्यादा फोकस करना पड़ता है। अभी के टाइम पे क्या है, आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ज्यादा फोकस नहीं भी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। एक क्लोज टेस्ट पूछा जाता है जो कि आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। बट टीयर 1 कंप्लीट होने के बाद आपको रीडिंग करना इज अ मस्ट, तब आपको रीडिंग नहीं छोड़नी है। इस वक्त आप चाहें तो रीडिंग नहीं कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। बट टीयर 1 के बाद रीडिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक। तो ये सारी चीजें तो हो गई।
अब बात करें कहाँ से आपको इनको पढ़ना है, तो ग्रामर की बात करें तो इसके लिए आप नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही दे रखा है, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। एंड वोकैबुलरी की बात करें तो टीयर 1 के लिए जो है वो मैम की ही बुक में पीछे से दे रखा है बहुत सारी वोकैब्स, जो कि मोर देन इनफ है टीयर 1 की बात करें तो। अगर आपको और वोकैब पढ़नी है इसके अलावा तो आप एमबी पब्लिकेशन यूज कर सकते हैं, या फिर ब्लैक बुक आती है वोकैबुलरी के लिए, इन दोनों में से कोई सी भी बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, या इसके अलावा अगर आपको कोई और बुक पता है तो आप उससे भी वोकैबुलरी पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैंने बता ही दिया, इस वक्त उतना जरूरी नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप बुक्स या न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो कर सकते हैं। तो इन सब के बाद अब हम बात करते हैं कि क्या आपका आइडियल टाइम टेबल रहना चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रोज आपको एटलीस्ट 8 घंटे तो निकालने पड़ेंगे अपनी पढ़ाई के लिए, एटलीस्ट 8 घंटे, वो भी 5 से 6 महीने के लिए, तब जाके आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। आप ज़्यादा टाइम भी पढ़ सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, बट 8 घंटे तो इज अ मस्ट। वैसे टाइम बेस्ड स्टडी से अच्छा आप टारगेट बेस्ड स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका आइडियल टाइम टेबल रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए, जब आप सुबह सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको पढ़ना है इंग्लिश, और इंग्लिश में भी वोकैबुलरी वाला पार्ट। ठीक है, सुबह उठते ही वोकैबुलरी पढ़ ली। आपको क्या करना है, आपको 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं, 10 इडियम्स फ्रेजेस करने हैं एंड 10 सिनोनिम्स करने हैं। एंटोनिम्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब आप सिनोनिम्स करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि एंटोनिम्स क्या है। ठीक है, सिनोनिम्स पढ़ने होते हैं, एंटोनिम्स नहीं पढ़ने होते हैं। तो आपने 30 वोकैब एक दिन में करनी है। ठीक है, 30 वोकैब एक दिन में। अगर आप 5 महीने तक भी कर रहे हैं तो 5 महीने यानी 150 इंटू 30 यानी कि 4-4,500 वोकैब्स हो जाएंगी, जो कि मोर देन इनफ है। ठीक है, अगर आप कम टाइम के लिए कर रहे हैं तो कम टाइम के लिए कर लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वोकैब करनी है 1 घंटे के लिए। ठीक है, 30 वोकैब 1 घंटा मोर देन इनफ टाइम है। उसके बाद जब आपका वोकैबुलरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको ग्रामर पढ़ना है 1 घंटे के लिए। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया ही था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ग्रामर आपने पढ़ा 1 घंटे के लिए, तो 2 घंटा आपका कंप्लीट हो गया इंग्लिश का पार्ट। ठीक, उसके बाद जब आपने पढ़ने वाली चीजें कर ली, क्योंकि किताब से हमने पढ़ लिया, अब हम किताब से दूर जाएंगे, अब हम जाएंगे क्लासेस की तरफ। अब हम मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैथ्स की क्लासेस लेंगे बेसिकली। तो मान लीजिए 2 घंटे की क्लास है सपोज, तो 2 घंटे हमने क्लास करी, अच्छे से सब कुछ समझ लिया। ठीक, क्लास खत्म, अब मैथ्स खत्म। अब हमने वीडियोस देख ली, लेक्चर देख लिया, उसके बाद दोबारा हम आ जाएंगे किताब में, यानी कि अब हम आ जाएंगे जीएस में। ठीक है, आप जैसे भी पढ़ते हैं किताब के थ्रू या वीडियोस के थ्रू आप पढ़ेंगे, 1 घंटा आप पढ़ेंगे केवल जीएस। ठीक, अच्छे से समझ लेंगे जहां से भी आप पढ़ रहे, लेक्चर के थ्रू या किताब के थ्रू। ठीक है, और 1 घंटा पढ़ने के बाद थोड़ा टाइम रेस्ट चाहिए। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया, काफी टाइम पढ़ लिया है, 1 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद रेस्ट। अब हम रेस्ट करने के बाद जब दोबारा पढ़ने आएंगे, अगेन हम जीएस पढ़ेंगे 1 घंटा। ठीक है, तो जीएस को हमको हाथों हाथ निपटा देना है। 2 घंटा जीएस खत्म। अब 8 घंटे में से 2 घंटा तो जीएस को आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, 1/4 टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। इसका बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, तो 1/4 टाइम तो ये डिजर्व करता है। ठीक, जब आपने जीएस पढ़ लिया, उसके बाद आप पढ़ेंगे रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग भी पढ़ना है, और रीजनिंग को 1 ही घंटा देना है रोज का, विच इज मोर देन इनफ। सफिशिएंट टाइम है 1 घंटा रीजनिंग के लिए। ठीक है, लेक्चर के थ्रू आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सब 1 घंटे के अंदर ही हो जाना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया आपका 7 घंटे का टाइम। इसके बाद जब आप सो रहे होंगे, सोने से पहले आपको क्या करना है, आपने जो लेक्चर लिया था मैथ्स का, उसके क्वेश्चंस को दोबारा से करेंगे, और जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है उन सब का रिवीजन करेंगे सुबह से लेकर लास्ट तक, उस 1 घंटे के अंदर। ठीक, एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे जो भी आपने पढ़ा था। तो ये आपका पूरा शेड्यूल रहेगा 8 घंटे का, पूरे सुबह से शाम तक का। ठीक है, क्योंकि देखिए रिवीजन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। आप रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फायदा ही नहीं, आप कितना भी पढ़ लो। या आपके साथ भी हुआ होगा, आपने किसी चीज को रिवाइज नहीं किया, बीच में छोड़ दिया, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, वो गया। तो आपने जो भी पढ़ा है, आखिरी के 1-1.5 घंटा, 2 घंटा भी लग रहा है, जितना भी टाइम लग रहा है, आपको वो पूरा रिवाइज कर लेना है पूरे दिन भर में मैंने क्या पढ़ा। अब नेक्स्ट डे जैसे आप वोकैब पढ़ने आएंगे स्टार्टिंग में, तो आपने वोकैब क्या पढ़ी थी एक बार और गो थ्रू हो जाओ 5 मिनट के अंदर। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट लग रहे हैं, गो थ्रू हो गया, उसके बाद पढ़ा। तो जो भी चीज आप जैसे नेक्स्ट डे भी करेंगे, उससे पहले एक बार फटाफट देख लेंगे पिछले दिन क्या करा है। तो 6 दिन का पूरा शेड्यूल रहा। 7वें दिन आपको नहीं पढ़ना है कुछ। 7वें दिन आपको क्या करना है, आपने जो 6 दिन पढ़ा है उनका अच्छे से रिवीजन करना है। अगर आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स वीकली बेसिस पे 7वें दिन कर सकते हैं, वैसे अभी ना ही कीजिए तो बेटर है। ठीक, ये हो गया। अब उसके अलावा जैसे मॉक्स देने होते हैं, जैसे मैं मॉक्स का आपको बताता हूं, तो वो संडे को होगा। संडे को कुछ अलग नहीं पढ़ना है, जो चीज आपने पढ़ी है उसका रिवीजन प्लस मॉक्स। ठीक है, तो ये आपका पूरा वीकली शेड्यूल हो गया, और इसी को आपको कंटिन्यू करना है अगले 5 से 6 महीने के अंदर। 100% गारंटी है, आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। 132 इज द कट ऑफ, आपके 170 प्लस आएंगे, गारंटी है। बस आपको इस तरीके से इसको फॉलो करना है अगले 5 से 6 महीने के अंदर। अब देखिए, जैसे 4 सेक्शन पूछे जाते हैं, रीजनिंग, जीएस, क्वांट और इंग्लिश। ठीक, तो रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, इन तीनों में 50 में से 45 प्लस स्कोर करना नॉट सो डिफिकल्ट, आप कर सकते हैं। 40 तो आराम से कर सकते हैं। तो अगर मैं देखूं जो रॉ स्कोर है, तो आराम से तीनों में 45 यानी 135 आउट ऑफ 150 तो मैं स्कोर कर ले रहा हूं।
अब जीएस जो है वो काफी अनप्रिडिक्टेबल होती है, तो जीएस में अगर आप 20 से 25 मार्क्स भी स्कोर कर रहे हैं, जो कि एक डिसेंट इनफ स्कोर माना जाता है, तो आपका 150 प्लस 160 के आसपास आपका स्कोर रॉ में ही आ गया, तो नॉर्मलाइज होकर तो ये और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको फोकस करना है रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश में। अब देखिए मैथ्स और इंग्लिश में अगर आप अभी पढ़ेंगे तो उसका फायदा आपको मेंस के टाइम में होगा, क्योंकि 200-200 मार्क्स का दोनों सेक्शन होता है। ठीक है, जीएस में आप पता लग रहा है जीएस में आप पढ़ते जा रहे हैं, उससे आया ही नहीं कुछ। आपने पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ लिया अच्छे से, उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। ठीक है, तो आपको काफी स्मार्टली काम करना है और बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ना है। उसके जो ऑप्शंस मिलेंगे आपको वो काफी अलग अलग मिलेंगे, आप आराम से उनमें डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो ये तो रहा पूरा तरीका, पूरी अप्रोच, किस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मॉक्स किस तरह से अटेम्प्ट करना है। देखिए मॉक्स का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी मैं थोड़ा ब्रीफली बता देता हूं। देखिए इस टाइम पे तो आपको वीकली बेसिस पे ही मॉक्स देने चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाँ अभी क्या करना है आपको, जैसे ही आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप 2018, 19, 20 इन सभी ईयर्स में एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का कोई एक क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कीजिए एंड आप देखिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आप 60-70 स्कोर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप 100 प्लस अभी से स्कोर कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, एक बार आप खुद को टेस्ट कीजिए कि मैं आखिर कितना स्कोर कर पा रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं मॉक्स आपको कैसे देना है, देखिए इस वक्त तो आप वीकली बेसिस पे ही मॉक्स देना। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम डेट के आप पास आएंगे तो 1.5 से 2 महीने पहले आपको डेली बेसिस पे देना है, यानी कि 40 से 50 मॉक्स आप देंगे तो आप परफेक्ट बन जाएंगे आराम से। अब देखिए कैसी आपकी अप्रोच रहनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। आपको ये ट्राई करना है जो क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जा रहे हैं उसको आप पहले कर लो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी लास्ट में हमारे पास टाइम नहीं रहा और छोटे छोटे क्वेश्चन जो हम देखते ही बता पा रहे हैं वो हमसे छूट जाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है जीएस और इंग्लिश को हम पहले ही अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक, वैसे लोग क्या करते हैं मैथ्स को पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं, वो सबका अपना अप्रोच है, मैं आपको अपना बताता हूं। सबसे पहले रीजनिंग करना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग वाला। ठीक है, रीजनिंग कर लिया, उसके बाद आता है जीएस में, क्योंकि देखते ही आंसर बता सकता हूं। उसके बाद हम कर सकते हैं इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि इंग्लिश क्या होता है कई बार लास्ट में छूट जाता है तो उसके क्वेश्चन रह जाते हैं। अब लास्ट में आपको करना है मैथ्स। मैथ्स के लिए आपके पास 25 से 30 मिनट का टाइम रहना चाहिए, ताकि हर मिनट में एक क्वेश्चन मान के चलिए कि आप कर लेंगे। ठीक है, इस हिसाब से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। बाकी रीजनिंग और मैथ्स भी एक साथ नहीं करता हूं, क्योंकि बहुत सारा कैलकुलेशन एक साथ करनी पड़ जाती है, तो मेरा अप्रोच तो यही रहता था कि पहले मैं रीजनिंग कर लूं, फिर जीएस, फिर इंग्लिश एंड देन लास्ट में मैथ्स। ठीक है, सबसे पहले तो आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आपको 100% आते हैं। ठीक है, अब लास्ट में आपको आना है उन क्वेश्चंस में जहां आप 2 या 3 ऑप्शन में फंस रहे हो, अब आपको उनमें तुक्का लगा देना है। ठीक है, तुक्का लगाने का बहुत फायदा होता है, मैंने पहले भी बता रखा है। ठीक है, तो ट्राई कीजिए कि आप क्वेश्चनों को ज्यादा छोड़े ना, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करें। अब ऐसा नहीं है कि चारों ऑप्शन बिल्कुल अलग अलग है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप तुक्का लगा रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, दो या 3 ऑप्शन अगर आपको पता है इनमें से ही आंसर है तभी आप उनको लगाना। ठीक है, तो ये सब चीज अगर आपने फॉलो कर ली तो यार बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो आप, और ऑल द बेस्ट।